अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मैट्रिक क्लास फिजिक्स की है और लास्ट क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और बाउल एंड बॉल स्टडी किया था। इसके अलावा हमने डिटेल के अंदर फोर्सेस जो कि डिस्प्लेस पेंडुलम पे लग रही होती हैं, और वो हमारा एक एसएलओ भी था जिसको हमने कवर किया कि ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम। ठीक है, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी और आज हमने नए एसएलओस की तरफ जाना था। ठीक है, फर्स्ट एसएलओ में एक चीज हमारी रह गई है ऑलरेडी, वो क्या है? वो है हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, उन सब में पहली जो टर्मिनोलॉजी मैं लिखने जा रहा हूँ बारी बारी हर चीज। सबसे पहली चीज है, आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन अ वाइब्रेशन? ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। ठीक है, दे आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी आप एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे तो आपके पास हर दफा मोशन की एक कंप्लीट साइकिल होगी या वाइब्रेशन होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, और एक चीज होती है जिसे आप कहते हो एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसमें ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 4 इज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वाइब्रेशन जस्ट एक साइकिल होती है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशंस बताऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हम ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसएचएम की। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग डली है वाइब्रेशन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन? तो आप देखिए, मैं आपको, आप कहेंगे तो आपको तीनों एग्जांपल में वाइब्रेशन बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन किसे कहते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वाइब्रेशन का क्या मतलब है, और बाउल एंड बॉल के अंदर भी हम वाइब्रेशन किसे कहते हैं। तो इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन किस चीज को कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर भी चुका हूं कि वाइब्रेशन कहते हैं हम अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को जिस पॉइंट से स्टार्ट करें, एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट अगर वापस उस पोजीशन पे आ जाए तो इसे कहते हैं कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ और नाम भी है, मैं सब नाम लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। वाइब्रेशन को साइकिल भी कह सकते हो, एक कंप्लीट साइकिल। इसको रेवोल्यूशन भी कह सकते हो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसको रोटेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये तमाम तर चीजें साइकिल को या वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूं कि रेवोल्यूशन या रोटेशन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर रेवोल्यूशन रोटेशन तो कहते हैं किसी सर्कल को। अगर मैं सर्कल को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, या आप यूं कर लें, मैं सर्कल को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये एक कंप्लीट रोटेशन है, या ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो बेसिकली बच्चों साइकिल कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन जहां पर है और पूरा वो राउंड लेने के बाद अगर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो इसे एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्मिनोलॉजीज के अंदर आप देखें तो इसे एक वाइब्रेशन भी कहते हैं और इसे ऑस्किलेशन भी कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन के अलावा इसे ऑस्किलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन मीन वाइब्रेशन।
ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक सिंपल पेंडुलम में ये चीज कहाँ हमें देखने को मिलेगी, कंप्लीट साइकिल हो रही है। ठीक है, तो आइए मैं एक आपको पेंडुलम की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ जाएं, बहुत गौर से देखिएगा, सबसे पहले आप ये समझ जाएं कि ये 0 डिग्री था, जैसे यहाँ मेरी बॉडी पहुंची तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ बॉडी पहुंची तो 180 डिग्री हो गया, नीचे आई तो 270 हो गया, और फाइनली जब वहां पे गई तो 360 हो गया। इसका मतलब होता है कि एक साइकिल के अंदर, यानी एक कंप्लीट सर्कल, साइकिल का मतलब हो गया एक सर्कल, वाइब्रेशन का मतलब भी हो गया एक सर्कल, रोटेशन और रेवोल्यूशन का मतलब भी हो गया एक सर्कल। जब भी हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट होता है, यानी जब भी हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब है कि उसने 360 डिग्री कवर कर लिया है। ठीक है, 360 डिग्री उसने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आइए इसको वाइब्रेशन पे या सिंपल पेंडुलम पे के जरिए समझाते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम बना रहा हूं और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सपोज करें कि सिंपल पेंडुलम को जब मैं अपने पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दूंगा, तो सपोज करें पेंडुलम यहां से हट गया। अब बच्चों और से देखना है, जैसे ही मैं पेंडुलम को छोड़ूंगा तो सबसे पहले पेंडुलम यूं करके यहां जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया पेंडुलम यहां पे आ गया। इसे नहीं कहते हैं हम कंप्लीट साइकिल। यहां से यहां तक आने का मतलब है कि सर्कल ने अपनी एक वेरिएशन कंप्लीट कर दी, 180 डिग्री कंप्लीट कर चुका है। अब ये दोबारा वहां जाएगा, इसका मतलब है सबसे पहले एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ एक फेज, अब वो दोबारा यहाँ यूं करती हुई यहाँ जा रही है। जैसे ही वो वापस यहाँ पहुंचेगा पेंडुलम, इसका मतलब है कि मेरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरह अगर आप पेंडुलम को यहां से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो पेंडुलम एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद जब दोबारा अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, तब उसकी एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाउल एंड बॉल की एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बॉल एयरिंग, मैं बॉल को यहां से ड्रॉप करूंगा तो बॉल यहां से करती हुई इस एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे आएगी। जब वो दोबारा इधर आएगी तब जाके मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगा, यानी तब जाकर मेरे सर्कल के 360 डिग्री कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसी तरह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी अगर आप बात करें, तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी यहां बना दूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखें, ये मैंने स्ट्रेच किया हुआ ऑलरेडी मेरा स्प्रिंग स्ट्रेच है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां पे आएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर दोबारा यहां जाएगा। जब वो दोबारा यहां पहुंचेगा तो मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी। इसका मतलब है साइकिल कहते हैं एक कंप्लीट रोटेशन को, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को, और ये हमारी वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब बुक से देखते हैं, बुक में पेज नंबर 6 पे आ जाए तो डेफिनेशन दी हुई है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। क्या कहा उसने, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता दिया, और हमने ऑलरेडी 3 एग्जांपल से आपको समझा दिया कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब, वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब होता है जो टू एंड फ्रो मूव कर रही हो। किसी भी टू एंड फ्रो वाइब्रेटिंग बॉडी की मूवमेंट में एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है बेटा, मीन पोजीशन होती है बीच वाली पोजीशन। मीन पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन के दोनों तरफ अगर मेरी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाए, उसे कहते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर ले अपने पास, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। क्या लिखेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ a vibrating body around its mean position in a vibrating motion। किसी भी vibrating motion के अंदर one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वाइब्रेशन का टॉपिक खत्म।
अब मैं आ रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, अब चूंकि वाइब्रेशन हम समझ चुके हैं तो हमें वाइब्रेशन का तमाम तर कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है, और अब हम जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी की बहुत सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ यूनिट टाइम और इन अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी वाइब्रेशन कर रही है। वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, एक कंप्लीट रोटेशन, यानी एक बॉडी यहाँ है, ये कंप्लीट रोटेशन है, ठीक है। कितनी दफा एक सेकंड में कर रही है, अगर एक सेकंड में एक दफा कर रही है तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, अगर एक सेकंड में 2 दफा कर रही है तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। इसी तरह अगर एक सेकंड में 50 दफा करेगी तो इसका मतलब है क्या करेगी, 50 दफा वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ 1 सेकंड, ठीक है, इन 1 सेकंड। बुक में देखिए लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में जाएं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स। अब उसने कह दिया या नंबर ऑफ वाइब्रेशन करें या नंबर ऑफ साइकिल्स करें, तो आप कहें कि हमें सिर्फ साइकिल और वाइब्रेशन नहीं पता, हमें तो ये सारी चीजें पता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कोई भी कर दे, बात आपकी एक ही है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपको बताते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ, मैं वाइब्रेशन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड। अच्छी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई आपके पास कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में। याद रखिएगा यूनिट सेकेंड का मतलब क्या है, इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, ठीक है। ये बच्चों एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, सब आपके सामने लिखा है मैंने। और इसको अगर मैं यूनिट बताना चाहूं इसका आपको कि बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा, देखिए बोर्ड पर फॉर्मूले से निकालूंगा यूनिट। 1 का यूनिट कुछ नहीं होता, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो आप कह सकते हैं सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पर सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास सेकेंड इनवर्स यानी पर सेकेंड है, और इसको हम कहते हैं हर्ट्ज, ठीक है। पर सेकेंड को हम कहते हैं हर्ट्ज, इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो बच्चों 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट है जो घरों में आ रहा है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, यानी उसके अंदर एक सेकेंड के अंदर 50 वाइब्रेशन हो रही है, यानी 50 साइकिल्स कंप्लीट हो कर रहा है। हमारा जो करंट आ रहा है हमारे घरों में वो 50 साइकिल्स या 50 वाइब्रेशंस पर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वो 50 साइकिल्स कवर कर रहा है, लिहाजा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा पर सेकेंड का जो यूनिट होता है उसे हर्ट्ज भी कहते हैं, और इसे पर सेकेंड के अंदर भी नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की मालूमात थी। अब हम चल रहे हैं टाइम पीरियड की तरफ, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और 1 ऑसिलेशन। यानी देखिएगा बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को आपस में मिला देते हैं। फ्रीक्वेंसी में हमेशा टाइम 1 सेकेंड होता है और टाइम पीरियड में हमेशा वाइब्रेशन 1 होती है। अब इसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता हूं। फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा था कि बताएं कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। आप उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पूछते हैं एक सेकेंड के अंदर, जबकि इसमें टाइम पूछते हैं। जाहिर सी बात है अगर टाइम पीरियड तो हम टाइम पूछेंगे, इसमें क्या पूछा जाता है, बताएं कितना टाइम होगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। यानी अगर मेरी वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हुई है और ये मेरी वाइब्रेशन है,
तो इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ एक वाइब्रेशन की बात हो रही है इधर, 50 वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है बच्चों, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो आप बुक में डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ vibrating body to complete one vibration या one cycle। ठीक है, अगर आप बोले सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/f। ठीक है, इसका 1/t था तो इसका 1/f हो जाएगा, और यूनिट जो है वो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसको आप s सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हो गया और हमारे पास टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया है। बच्चों यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों को तो आप काइंडली कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चों को कहीं भी कोई परेशानी इसमें फेस करनी पड़ रही है तो वो पूछ सकता है कि सर वाइब्रेशन समझ में नहीं आया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई इशू है, तो काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं नंबर 4 एम्पलीट्यूड की तरफ जाऊंगा। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं वो आपको बताएंगे डायग्राम के थ्रू भी, और डेफिनेशन ही बताएंगे। बेसिकली एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी भी मैक्सिमम डिस्टेंस को। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बॉडी के आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन पे। ठीक है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम में। वो कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत सारी होती है लेकिन मैक्सिमम एक ही होती है, तो एम्पलीट्यूड हमेशा एक होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ vibrating body from either side of its mean position। बेसिकली ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, टाइम पीरियड टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को कहते हैं एक सेकंड में, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को आप मीटर में भी मेजर करते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मिलीमीटर में भी कर सकते हो, इंचेस में भी कर सकते हो, किलोमीटर में भी कर सकते हो। तो बेसिकली डिस्टेंस होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और वो कौन सा डिस्टेंस या कौन सी डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है आप किसी भी बॉडी जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि एसएचएम प्रोड्यूस करेगी, जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो बेसिकली कहलाती है एम्पलीट्यूड। आइए मैं आपको फिगर से इसको साबित कर दूं और दिखा दूं आपको क्या होता है एम्पलीट्यूड हमारे पास। देखिए बच्चों, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हो तो आप इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देते हो। आप कहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपने पेंडुलम को यहां तक लेके आया हूं, अब जब आप इसको छोड़ेंगे, आप इसको यहां से फोर्स से मूव करेंगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये वापस से अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। तो अज्यूम करेंगे यहां चला गया, जितना यहां से यहां गया है उतना ही यहां से ये यहां जाएगा। ये बात हम अपने पीरियोडिक मोशन में कवर कर चुके हैं। अब समझना आपने ये है कि सर फर्स्ट टाइम जब आप इसको दूर लेके गए तो मैक्सिमम दूर लेके गए, कहां से, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन होती है ओ, ये होता है एक्सट्रीम 1, ये होता है एक्सट्रीम 2। आप ये देखें कि जब मैं अपने सिंपल पेंडुलम को मूव करवा रहा हूं, चाहे तो राइट लेफ्ट करवाऊं चाहे लेफ्ट मूव करवाऊं, मैंने एक डिस्प्लेसमेंट दे दी, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दी है। सबसे ज्यादा का मतलब है मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दी है। किसको, एक वाइब्रेटिंग बॉडी को। वाइब्रेटिंग बॉडी कौन है, पेंडुलम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कहां से, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। चाहे तो यहां से दे दो यूं करके, चाहे तो आप इस तरफ से दे दो, लेकिन जो भी यहां से दोगे इस तरफ से दें या उस तरफ से दें, आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, किसी भी साइड ऑफ द मीन पोजीशन से आप दें, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। अच्छा, तो आप कहेंगे सर अगर मैक्सिमम ना हो तो क्या कहलाएगी, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। कैसे, देखें, अगर मैं इसको मैक्सिमम ना डिस्प्लेस करता हूं और मैं छोड़ देता हूं तो ये वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कवर करेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये वापस वहां नहीं जाएगा, ये कम में जाएगा, यानी कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और क्या पता ये अगले ही प्रोसेस में इसका जो बॉब है पेंडुलम का वो यहां तक आए, और फिर जब ये वापसी जाए तो यहां पर भी यहां तक आए। तो आप देखें
डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है हम उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सारी है, पेंडुलम आपका यहाँ पर भी आएगा, पेंडुलम यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, हर जगह पेंडुलम आएगा आस्ता आस्ता, और एक वक्त आएगा वापस से वो मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। इन सब में जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। आई थिंक मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट दे सका कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों को तो काइंडली कर लें। ये हमारा टॉपिक ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद इसी एसएलओ का एक फर्दर पार्ट रहता है हमारे पास, वो हम खत्म करेंगे, जिसे हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशंस। कोई सवाल है काइंडली तो आप लोग कर लें, हम आगे चलें। जी मैं मिटा रहा हूं। अब जो टॉपिक है हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद डैम्प ऑसिलेशन का टॉपिक है। डैम्प ऑसिलेशंस, देखिए ऑसिलेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? ऑसिलेशंस का मतलब हमने कहा था कि ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब क्या था? इसको हम एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं, कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन को हम साइकिल कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशन हमारे पास हो गई वाइब्रेशंस। ठीक है, डैम का मतलब क्या है? डैम का मतलब होता है बच्चों, गौर से समझना है, और एसएलओस के मुताबिक हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है से एग्जीक्यूट कर रही है अपने अंदर, ठीक है, और मूव कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ यानी प्रोग्रेसिवली वो डैम होना शुरू हो जाएगी। तो डैम का मतलब पता होना चाहिए कि डैम का मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, और डैम होने का आपसे रीजन ही पूछेगा कि व्हाई द ऑसिलेशन आर डैम कंटिन्यूअसली इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आइए इसका रीजन ही बताएंगे आपको कि व्हाई ऑसिलेशंस आर डैम इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो डैम का मतलब होता है बच्चों where amplitude of vibration, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, हर वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। ये बात समझनी है आप लोगों ने कि जब भी हमारे पास डैम ऑसिलेशन का जिक्र होता है तो डैम का मतलब होता है ऐसी ऑसिलेशन या ऐसी वाइब्रेशंस जिसका एम्पलीट्यूड मुसलसल कम हो रहा हो। एम्पलीट्यूड कम हो रहे होने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप खुद देखें, अभी मैंने एग्जांपल दी इसलिए मैंने फिगर को मिटाया नहीं, आप ये देखें कि मेरे पास, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, मैं समझाता ये हूं आपको कि बच्चों एम्पलीट्यूड किसे कहते थे हम लोग? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैंने एक दफा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये दे दी, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब आप देखिए एम्पलीट्यूड किसी भी एक साइड हो सकता है, यहां पर भी जितना होगा उतना यहां पे होगा। ठीक है, फिर दूसरी तरफ जब वाइब्रेशन, दूसरी वाइब्रेशन होगी तो दूसरी वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड थोड़ा सा यहां पर कम हुआ, जितना यहां होगा उतना ही यहां पे कम होगा। तीसरी वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड और कम हुआ, थर्ड पे आया, ये भी थर्ड पे आया। चौथी वाइब्रेशन में फिर और कम हुआ,
और करते करते सो ऑन करते करते 10, 12, 20, 25, 30 और 50 वाइब्रेशंस के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही थी वो वाइब्रेट करना बंद कर देगी, यानी वो मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। यही होता है हर दफा जब हम अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर या आप कहीं पर भी जाकर अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो आप सिंपल पेंडुलम को जब डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के बाद आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ली थी, यानी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था आपका, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा तो आस्ता आस्ता वो वेव जो है वो डैम्प होना शुरू हो जाएगी, यानी जो वाइब्रेशन है आपकी, जो ऑसिलेशन है आपके पास, उसमें डैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ ग्रेजुअली स्लोली स्लोली आपका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड खत्म होने का मतलब है कि आपकी बॉडी वापस से मीन पोजीशन की तरफ आ चुकी है। ठीक है, ऐसा सबके साथ होगा। मैं सिर्फ सिंपल पेंडुलम से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बाउल एंड बॉल के अंदर भी एग्जांपल है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर भी अगर आप देखें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप डिस्प्लेस करें और छोड़ दें, वो कुछ देर तक तेजी से मूव करता रहेगा, करते करते आस्ता आस्ता करते करते वो मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर भी हमारे पास डैम्पिंग हो रही है। डैम्पिंग का मतलब है हमारा मुसलसल एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अब आपके साथ क्या काम करने वाला हूं, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने वाला हूं और ग्राफ के थ्रू आपको समझाने वाला हूं कि देखिए बच्चों एम्पलीट्यूड कहते किसको है और वो कैसे कम होता है। तो देखिए बोर्ड पर ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। उस ग्राफ में मैं ये दिखा रहा हूं कि सबसे पहले मेरी बॉडी, ये है जो लाइन बनाई ना मैंने, ये लाइन मिड लाइन, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। समझना है इस ग्राफ को बहुत अच्छे से, आपने ऑन बोर्ड में आता है ग्राफ। ये मीन पोजीशन है, ऊपर जाएंगे तो ये एक्सट्रीम 1 है फॉर एग्जांपल, और नीचे आएंगे तो ये एक्सट्रीम बराबर ही लग रहे हैं। मैं बोर्ड बना रहा हूँ, आप कॉपी बनाएंगे तो आप मेजरमेंट से बना ले चाहें तो, आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये मीन पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। अब पेंडुलम मेरे सामने है और आपके भी सामने है। सबसे पहले मेरी बॉडी कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। मैं उसे कहां लेके गया, एक्सट्रीम पे लेके गया। कहां से लेके गया, मीन से मैं एक्सट्रीम पे लेके गया, x1 पे लेके गया। तो देखिए मैं मीन से इसको x1 पे लेके, x1 ये लाइन है, ठीक है, x2 ये। ठीक है, समझना है आपने। सबसे पहले मैं मीन से एक्सट्रीम पे लेके गया। एक्सट्रीम पे जाने के बाद देखें, अब साथ साथ चलना है आप लोगों ने मेरे, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ चलना है आप लोगों ने। मैं सबसे पहले मीन से शुरू हुआ और एक्सट्रीम तक गया। मैं आपको पेंडुलम में भी साथ साथ बताता जाऊंगा, आप ग्राफ भी देखेंगे, फिगर भी देखेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीन से एक्सट्रीम पे गया, ये ब्लैक मार्क ठीक होगी, ये मैं एक्सट्रीम पे गया। फिर मैं एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आया, फिर मैं एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आया, ठीक है, और मीन पे रुका नहीं, मैं दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला गया, मैं दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों मैं ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला गया और दूसरे एक्सट्रीम के बाद वापस से मीन की तरफ आया, फिर मैं वापस से मीन की तरफ आया। अब आपने चीज जो समझानी है मैंने आपको, वो आपने समझनी है बड़े गौर से। अब तक वाइब्रेशन बराबर है। अब आप, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों गौर से देखना मेरी बात, मैंने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, ठीक है, मैं यहां से यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया। स्टार्ट कहां से किया था, मीन से किया था, और वाइब्रेशन वापस से मीन पे आया तो कंप्लीट हो गई। देखिए वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, इसे कहते हैं एक सर्कल। अगर आप इन दोनों वेव्स के पार्ट को तोड़ के एक जगह कर लोगे तो आपके साथ पास इस तरह का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अपर वाली जो साइड है वो ये रही, लोअर वाली जो साइड है वो आपके पास ये रही, और मैंने कहा था इसे कहते हैं 360 डिग्री, इसे कहते हैं 1 रेवोल्यूशन 1 साइकिल। तो आपने मुझे देखा कि मैंने आपको वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट वापस से एक दफा फिर क्लियर किया कि जब भी हमारी बॉडी जहां से मोशन स्टार्ट होता है, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब वापस वहां आती है तो हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसे कहते हैं एक साइकिल, या इसे कहते हैं एक वेव। ठीक है, वेव, साइकिल, रोटेशन, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, सब एक चीज के नाम है। ठीक है, अच्छा कहां तक पहुंच गया बच्चों मैं यहां से स्टार्ट हुआ था, एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आ गया। अब समझना है, अब मीन पे रुकेगी नहीं बॉडी,
बॉडी वापस ऊपर जाएगी, यानी वापस एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, लेकिन याद रहे अब की बार जब ऊपर जाएगी तो वो पूरा वापस से 1 तक नहीं जाएगी, अब वो जाएगी सेकंड पॉइंट तक। देख रहे हैं आप? ठीक है, यानी मैं यहां से ऊपर करता हूं, अब वो वापस से पूरा ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा कम जाएगी, थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। ठीक है, और फिर वापस से मीन की तरफ आएगी, यानी ये वापस से मीन की तरफ आएगी, रुकेगी नहीं, दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी, लेकिन दूसरे एक्सट्रीम के दूसरे पॉइंट तक जाएगी। यानी अब ये पूरा नीचे नहीं जाएगी, अभी थोड़ा सा ऊपर रुक जाएगी और इस तरफ वापस से आ जाएगी। और इस तरह करते 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 हर दफा आने पर इसका एम्पलीट्यूड मुसलसल, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझनी है हमने कि जो मैंने डायग्राम बनाई है बोर्ड के ऊपर, ये शो कर रही है। अब आपको बताना है एम्पलीट्यूड किसे कहते थे। ठीक है, क्या बताना है मैंने आपको? एम्पलीट्यूड किसे कहते थे, और उसने कहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, एम्पलीट्यूड मुसलसल कम होता जाएगा। मैंने बच्चों आपसे कहा कि एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखें, सबसे पहले जो गया था वो यहां तक गया था। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इतना बड़ा था यहां तक। इसको मैं ग्राफ में कैसे शो करूंगा? एम्पलीट्यूड कहां पर है? ये रहा। मैं मीन पोजीशन में देखा था, ये ब्लू कलर की लाइन जो बीच में चल रही है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मैं, ये रहा मेरा एम्पलीट्यूड, कितना बड़ा है देखें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शुरू में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा थी, इधर भी उतनी थी, इधर भी उतनी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वाइब्रेशन पे आया मैं, तो नेक्स्ट वाइब्रेशन में देखिए एम्पलीट्यूड कम हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा, सेकंड पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, थर्ड पॉइंट पे और कम हो गया, फोर्थ पॉइंट पे और कम हो गया, फिफ्थ पॉइंट पे और कम हो गया, सिक्स पे और कम हुआ, और करते 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 मैंने देखा एम्पलीट्यूड मेरा गायब होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी खत्म होना शुरू हो गया। इसका मतलब होता है खत्म नहीं हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड डैम्प हो गया। दिस इज नोन एज द डैम्पिंग ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प ऑसिलेशन, तो आप कहेंगे ऐसी वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान ऐसी वाइब्रेशन जो मुसलसल डैम्पिंग हो रही होगी जिनके अंदर, या जिनका एम्पलीट्यूड मुसलसल डिक्रीज हो रहा होगा, उसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया डैम्प्ड ऑसिलेशन होती क्या है। रीजन आखान बोर्ड में आता है वाई। क्या आता है? वाई दिस इज हैपन। ऐसा क्यों होता है? ऑसिलेशन डैम्प क्यों होती है? ये फिक्स क्यों नहीं रहती? मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि मैं जितना यहाँ छोड़ रहा हूँ हमेशा उतना ही होता रहे, ऐसा क्यों नहीं होता? ये रुक क्यों जाती हैं? आस्ता आस्ता इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम क्यों होता जाता है? सवाल ये था। ठीक है, इसका जवाब ये है कि व्हाई दीज आर डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन आर डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। क्यों होता है? तो इसके बेटा रीजन है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, यानी अगर मैं सिंपल पेंडुलम को मैं घुमा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है रूम के अंदर हवा है, फैन ऑन है और या फैन ऑफ भी है, तो रूम में एयर के मॉलिक्यूल है, जो एयर के मॉलिक्यूल जब भी ऊपर जाएगा तो उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी एयर के मॉलिक्यूल जो पेंडुलम है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मेरा एम्पलीट्यूड मुसलसल कम होता जाएगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन मतलब ये कहाँ फ्रिक्शन का काम आएगा? एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हो, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, एयर फ्रिक्शन में भी कह सकते हो आप, एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस एक ही चीज होती है। और फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी कह सकते हो। कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन कब बोलूंगा मैं? जब बाउल एंड बॉल का केस होगा। देखिए, बाउल एंड बॉल के अंदर अगर मैं बात करूं तो बाउल एंड बॉल में जब आपकी बॉल यहां पे जाएगी, अगली दफा वो यहां पे आएगी, फिर अगली दफा वो और नीचे आएगी। इसका मतलब है इसका भी एम्पलीट्यूड मुसलसल कम हो रहा है। और इसकी वजह पता है बच्चों क्या है? इसकी वजह है कि बॉल जो है वो आपके बाउल से कांटेक्ट में है। तो जब बॉल और बाउल आपस में कांटेक्ट में दो सरफेस होती हैं तो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे पे मूव करती हैं तो दो सरफेस की मूवमेंट में उन दो सरफेस में आपस में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से भी हमारी जो डैम्पिंग होती है वेव की वो अकर होती है। ठीक है, मैंने आपको 3 रीजन बता दिए इसके कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है, या फ्रिक्शन इन कांटेक्ट, यानी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है और वो एसएचएम प्रोड्यूस कर रही है
तो मुसलसल उनकी कांटेक्ट फ्रिक्शन की वजह से आपका एम्पलीट्यूड मुसलसल डिक्रीज होता रहेगा और डैम्पिंग ऑसिलेशन आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक को रीड कर लेना है बुक से। मैंने अभी तक बुक से रीड नहीं किया, मैंने आपको इस वक्त कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दिया है कि डैम्प ऑसिलेशन किसे कहते हैं और ऐसा क्यों हो रहा होता है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आप इसको बुक से पेज नंबर 6 और क्लास पैराग्राफ और पेज नंबर 7 के शुरू के जो 2 पैराग्राफ हैं, आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी जो बॉक्स के अंदर ब्लू लाइंस आपके पास डेफिनेशन में दी हुई है वो पढ़ रहा हूँ, आप देखें। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प ऑसिलेशंस। इसने बहुत छोटी सी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर हमारे किसी सिस्टम में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो, इसने कहा कोई भी रेजिस्टिव, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो कांटेक्ट फ्रिक्शन हो, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स अगर हमारे सिस्टम में है तो वो क्या करेगी, हमारी ऑसिलेशन को डैम करेगी। और डैम का मतलब उसने नहीं बताया, लेकिन ऊपर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि डैम्पिंग का मतलब होता है कि progressively reduces the amplitude of the vibration of motion। किसी भी मोशन के अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है उस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को मुसलसल रिड्यूस करना। जैसे कि आपके सामने मैंने ग्राफ के जरिए भी आपको समझाया है, मैंने आपको फिगर के जरिए भी समझाया है, जिसमें सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बॉल दोनों एग्जांपल आपको समझाई जो कि हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है, यानी एसएलओस के अंदर आपकी मेंशन है। तो आप इसको काइंडली देख लीजिएगा, यहाँ हमारे दोनों एसएलओस आज के टॉपिक के कवर हो गए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।